नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सत्येंद्र सिंह नामक युवा कलाकार की अनूठी पहल, पेंटिंग के जरिए लोगों को दे रहे हैं स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक संदेश। अहमदाबाद में कांकरिया चिड़ियाघर के वासियों को सर्दी से बचाने के लिए किया गया खास प्रबंध। जानवरों के बाड़ों में बिछाई गई पुआल, बाघ और अन्य जानवर ले रहे हैं हीटर का आनंद। साढ़े 7,000 वर्ग फुट का तिरंगा पहुंचा दिल्ली। 75 किलोग्राम का राष्ट्रीय ध्वज लोगों के बीच बना आकर्षण का केंद्र। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में देखते बनती है क्रिसमस की तैयारियां। रोशनी से जगमगा रहे हैं उपनगर माउंट अन्नान के घर, सड़क और गलियां। और आइए सबसे पहले देखते हैं जहां कोशिशें होती हैं वहां कैसे सोचा हुआ कोई भी काम पूरा होता है। तस्वीरें शब्दों से ज्यादा ताकत रखती हैं। इसी बात को सच कर दिखाया है जम्मू कश्मीर में उधमपुर के डिवाइन आर्ट स्टूडियो ने। यहां पर बनाई गई हर पेंटिंग बातें करती है सामाजिक बदलाव की और हमारी भारतीय संस्कृति की। तस्वीरें अगर बोल सकती तो सबसे ऊंचा और बेहतर बोलती। एक तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कह सकती है। इस बात को सच कर दिखाया है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रहने वाले सतेश्वर सिंह ने। सतेश्वर अपना एक आर्ट स्टूडियो चलाते हैं जिसका नाम डिवाइन आर्ट स्टूडियो है। वो यहाँ रंगों के साथ कलाकारी करते हैं, यानी पेंटिंग करते हैं। सतेश्वर अपनी पेंटिंग के जरिए सामाजिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ स्वच्छता अभियान के चित्र भी शामिल हैं। वो अपने आर्ट स्टूडियो और पेंटिंग्स के जरिए भारतीय संस्कृति को उजागर करने का भी काम करते हैं। जैसे वर्ली आर्ट हो गया, मंडला आर्ट हो गया। तो यहाँ पर तो अभी कुछ समय पहले लगभग अक्टूबर 2 को एक कंपटीशन था स्वच्छ भारत अभियान पे। वो हमारी डीसी मैम ने रखा था, तो उसमें मैंने भी भाग लिया था अपने स्टूडियो की तरफ से। तो हम इसी तरीके से बहुत सी ड्राइंग बनाते हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें स्वच्छ भारत के ऊपर। मैं करीब 2 साल से इस स्टूडियो में आर्ट सीख रहा हूँ। और सिर्फ आर्ट वो नहीं होता कि हमने एक पेपर लेना है और पेंसिल लेनी है और ड्राइंग बना देनी है। आर्ट का ये भी मोटिव है कि हम अपने जो कल्चर है पुराना, जैसे कि मधुबनी आर्ट, वारली आर्ट, तो उसको भी हम सीखें। यहाँ पर मौजूद ज्यादातर पेंटिंग पुरानी कलाकृतियाँ मधुबनी पेंटिंग और वर्ली आर्ट जैसी कलाओं की याद दिलाती हैं। इस स्टूडियो ने अपनी पेंटिंग को लेकर अलग नजरिए के चलते कई सारी प्रतियोगिताएं भी जीती हैं। बड़ी सारी थीम्स पे पेंटिंग कंपटीशन होते हैं, जहाँ स्वच्छ भारत हो गया, बेटी बचाओ अभियान, अलग अलग अभियान सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और कंपटीशंस होते हैं। तो मैं भी उन अभियान के लिए मैंने भी कई बार पार्ट लिया है और लास्ट टाइम ही मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया था। हमने पूरे हमारे स्टूडियो ने, डिवाइन आर्ट स्टूडियो को बच्चों ने और हमने मिल करके फर्स्ट प्राइज़ लिया था। डिवाइन आर्ट स्टूडियो बिल्कुल अपने नाम की तरह ही काम करने में लगा है। यहाँ की दीवारों पर लगी हर पेंटिंग कुछ कहती है और समाज में बदलाव लाने का खूबसूरत संदेश भी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और आइए अब खबरें आपके शहर और आपके गांव की। सर्दी शुरू होते ही लोग तो गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, लेकिन पशु पक्षियों को सर्दी से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, इसका नज़ारा किया जा सकता है अहमदाबाद में काकरिया के कमला नेहरू चिड़ियाघर में, जहां चिड़ियाघर वासियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। गुजरात में अहमदाबाद के कांकरिया चिड़ियाघर में अधिकारियों ने बढ़ते हुए ठंड के मौसम को देखते हुए विशेष व्यवस्था की है। जानवरों को गर्म रखने के लिए बाड़ों में हीटर लगाया गया है और उनके पूरे बाड़े में पुआल बिछाया गया है ताकि जानवरों का शरीर गर्म रहे। ज्यादा ठंड पड़ने वाली जगहों पर ठंड से बचने के लिए बिस्तर के नीचे सूखी घास यानी पुआल रखी जाती है, जिस पर बैठने या सोने से शरीर को गर्मी मिलती है। यही सूखी घास जानवरों के बाड़ों में बिछाई गई है ताकि उस पर बैठने या सोने से जानवरों के शरीर को गर्मी मिले और ठंड से उनकी मसल्स को कोई परेशानी न हो। ये व्यवस्था शेर, बाघ, चीता सभी जानवरों के लिए की गई है। सांपों, कछुओं आदि को बल्बों की मदद से गर्मी पहुंचाई जा रही है। हर साल हम लोग जब जैसे ठंडी का सीजन आता है तो यहाँ पे जो भी पशु पक्षी हैं, सरीसृप है, उसको कोई ठंडी की कुछ खराब परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोग खास करके जैसे ड्राई ग्रासेस है उसकी बेडिंग देते हैं, नीचे बिछा देते हैं जिसमें प्राणी उसके ऊपर बैठे और नीचे से उसको ठंडी ना लगे। उसके अलावा लायन, टाइगर, लेपर्ड और वो सब में हम लोग हीटर लगाते हैं और हीटर लगाने से उसको हीटर हम लोग पिंजरे के बाहर लगाते हैं जिसमें इंक्लोजर्स के अंदर, नहीं तो एनिमल उसको तोड़ सकता है, तो बाहर लगाते हैं और वो इसमें हीटर में से गर्म हवा अंदर जाती है, तो एनिमल को ज़्यादा ठंडी लगती है तो वो हीटर के पास आके बैठता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सांप घर जो है हमारा रेप्टाइल हाउस, उसमें हम लोगों ने 1992 से एक परमानेंट व्यवस्था की हुई है जिसके अंदर हमने ऐसे मटके लगाए हैं जिसमें होल हैं और उसके अंदर बल्ब लगाए गए हैं। तो वो जो बल्ब की गर्मी पैदा होती है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं सभी रेप्टाइल्स, तो उसको वो सामान्य हीट देते हैं तो वो लोग कॉइल करके वहाँ बैठते हैं। ये भारत में पहला प्रैक्टिकल अहमदाबाद जू ने किया था, फिर पेपर पब्लिश किया, अभी भारत के सभी जू कर रहे हैं। यही नहीं, चिड़ियाघर में पशुओं का आहार सेवन भी बढ़ाया गया है। ठंड में हाथियों के शरीर का तापमान 96 डिग्री होता है। उनके शरीर के तापमान को बैलेंस में बनाए रखने के लिए उन्हें विशेष वसा खिलाया जाता है। इसके साथ ही शेर और बाघों और अन्य जानवरों का आहार बढ़ा दिया गया है। जब विंटर आती है, खास करके अभी जो ठंडी पड़ रही है, तो मैमल्स का फूड कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो लायन टाइगर को जो सामान्य आप खुराक दे रहे हैं 10 किलो 12 किलो, तो उसमें मेल जो है वो करीब 14 किलो तक भी जाते हैं, कभी 15 किलो भी जाते हैं, और फीमेल्स जो लायनेस और टाइग्रेस है वो लोग 12 किलो तक खाना खाते हैं। तो एवरीडे उसका ऑब्जर्वेशंस भी हम लोग करते हैं और उसके हिसाब से उसका खुराक हम बढ़ा देते हैं। रेप्टाइल की खुराक घट जाती है। सांप वगैरह जो है उसका फूड वंस इन ए वीक जो देते हैं वो तो हम लोग देते हैं, पर कभी वो लोग नहीं खाते हैं क्योंकि वो हाइबरनेशन में जाते हैं, इसलिए। तो वो सभी प्रकार का ध्यान रखा जाता है प्राणियों का, और अभी तक कोई भी प्राणी को ठंडी की कोई खराब असर नहीं हुई है, सभी हेल्दी है। सर्दी तो हर किसी को लगती है, लेकिन जिस तरह कांकरिया चिड़ियाघर के जानवरों को ठंड से बचाने का प्रयास किया जा रहा है, सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के संपन्न वर्ग से अपील की कि वो विदेशों में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग के बजाय यहीं भारत में अपनी शादियां करें। पीएम मोदी की इस अपील का चौतरफा स्वागत हुआ और उद्योग जगत ने भी इस पर खुशी जताई है। इसे वेड इन इंडिया का नारा दिया गया। भारत में शादियों का सीजन दोहरे जश्न का मौका होता है। एक तरफ परिवारों में शादी के जश्न से त्योहारों सा माहौल होता है, दूसरी ओर बाजार में कारोबार का माहौल होता है। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड जोर पकड़ रहा है, भारत से बाहर के डेस्टिनेशन पर जाकर शादियां रचाने का। देश में शादियों का सीजन चल रहा है। नए ट्रेंड्स और डेस्टिनेशन वेडिंग की चॉइस के बीच 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। लेकिन ये आंकड़े देश में हो रही शादियों से होने वाले कारोबार के हैं, जबकि हर साल लगभग 5000 शादियां देश के बाहर आयोजित की जाती हैं। शादियों से बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारों से भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बीच शादी विवाह के कार्यक्रम अपनी धरती पर ही आयोजित करने की अपील की है। मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को
मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। देश भर में शादी के लिए बैंक्वेट हॉल, होटल, खुले लॉन, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक पार्क, फार्म हाउस और कई अन्य प्रकार के आयोजन स्थल बुक किए जाते हैं। प्रत्येक शादी में सामान की खरीद के अलावा टेंट डेकोरेटर, फूलों की सजावट, क्रॉकरी, खान पान सेवा, यात्रा सेवा, कैब सेवा, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, बैंड सहित कई प्रकार की सेवाएं भी शामिल होती हैं। इसके साथ ही इवेंट मैनेजमेंट भी एक बड़ी व्यावसायिक संभावना बनकर उभरा है। बाहर विदेश में जाकर के जो शादियां होती हैं वो निश्चित रूप से भारत का पैसा बाहर जाता है। एक साल में अमूमन 5000 शादियां ऐसी होती है जिस पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपया विदेश में खर्च होता है, और जो लोग बाहर जाते हैं वो भी बड़ी मात्रा में बाहर खर्चा करते हैं। अगर बात करें भारत के लोकप्रिय गंतव्यों की, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के फोर्ट बरवाड़ा में हुई शादी से लेकर कैटरीना कैफ, विक्की कौशल की सूर्यगढ़ पैलेस की शादी से ये डेस्टिनेशन काफी पसंद किए जाने लगे हैं। उदयपुर, जयपुर, चंडीगढ़ बड़े बड़े विलाज हैं, डेस्टिनेशंस हैं, तो मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ, करना चाहिए। और सच भी है इसमें कि रेवेन्यू भी जनरेट होता है, भारत का पैसा भारत में रहता है। हम लोग अपना पैसा जाके बाहर फॉरेन कंट्रीज में स्पेंड करते हैं, उनकी इकोनॉमी बेटर हो जाती है और अपने यहाँ हमारे को कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती लोगों को। भारत के अंदर ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं जहाँ पर बड़े बड़े किले हैं, बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जहाँ पर हम अच्छे अच्छे जो है वेडिंग तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। गोवा, लोनावला, द्वारका, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर, मथुरा, वृंदावन और आगरा जोड़ियों के पसंद के गंतव्य हैं। भारत के तमाम लोग पक्षधर हैं इस बात के कि भारत की शादियां भारत में ही हो। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील से ताल्लुक रखते हुए लोगों ने कहा कि भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये बहुत ही अच्छी पहल रहेगी। साथ ही साथ भारतीय लोगों को कारोबार मिलेगा और भारत का पैसा भारत में रहेगा। कैमरा पर्सन शिव के साथ अंबिका रश्मि, डीडी न्यूज़, दिल्ली। 7,500 वर्ग फुट का तिरंगा अब दिल्ली पहुंच चुका है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की एक पहल के तहत राष्ट्रीय ध्वज को भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में फहराया जा चुका है। 75 किलोग्राम का राष्ट्रीय ध्वज लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और ये देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की रिपोर्ट। ये है भारत की आन बान और शान तिरंगा। तिरंगा भी कोई छोटा नहीं बल्कि 7,500 फुट का। जी हाँ, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान यानी HMI इस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर देश ही नहीं दुनिया के कई हिस्सों में इसे लहरा चुका है। अब इसे देश की राजधानी दिल्ली लाया गया है। यहाँ एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहाँ इसे विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को सिक्किम में हिमालय की ऊंची चोटियों से पवित्र मिट्टी और वहां का जल भी भेंट किया गया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस तरह की पहल युवाओं में साहस और देशभक्ति को बढ़ावा देती है। तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे जवान कुर्बान होते हैं, पूरा देश कुर्बान होता है। ये हमारी शान है, तिरंगा हमारा गौरव है। 2 साल से लगातार सिक्किम से इसकी शुरुआत हुई थी। अंटार्कटिका तक जहाँ -35 पर वहाँ का मौसम रहता है, वहाँ तक फहराने के बाद विभिन्न शहरों पर देश के विभिन्न हिस्सों में फहराने के बाद हमारी टीम, हमारा एयरफोर्स बाल भारती स्कूल पर इसका अंतिम पड़ाव है। इनकी यात्रा यहाँ पर पूर्ण हो रही है, तो एक इतिहास रचा है हमारी इस टीम ने। टीम HMI ने पहले अप्रैल 2021 में सिक्किम के हिमालय में राष्ट्रीय ध्वज लहराया था। उसके बाद वर्ष 2021 में ही स्वतंत्रता दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में, 31 अक्टूबर 2021 को गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी इसी ध्वज को प्रदर्शित किया गया। इसके बाद अंटार्कटिका में तिरंगे को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज ने अंटार्कटिका में पहली बार किसी भी देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 7,500 स्क्वायर फीट का साइज है, वो हमारे आज़ादी के 75 साल दर्शाता है, उसको सिंबॉलिक करता है। इसलिए इस तिरंगे का साइज 7,500 स्क्वायर फीट रखा गया है और इसको हमने जैसा वचन दिया था, जैसा प्रॉमिस किया था, जगह जगह इसको हम लहराया है। लाल चौक, श्रीनगर,
स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, उसके साथ आज हम दिल्ली में आए हैं और इससे पहले हमने इसको अंटार्कटिका में और पाली राजस्थान में भी लहराया है। मतलब मकसद और उद्देश्य एक ही है, हर भारतवासी से जुड़ना। 2021 में शुरू हुआ ये अभियान ग्रुप कैप्टन जय किशन के नेतृत्व में 3 इंस्ट्रक्टर की एक टीम द्वारा चलाया गया था। टीम ने देश भर में 7,500 वर्ग फुट और 75 किलोग्राम वजन का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अभियान के दौरान टीम ने दक्षिणी ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पीक पर भी तिरंगे का प्रदर्शन किया और पिछले साल श्रीनगर में भी इस तिरंगे को फहराया गया। देश की आन बान और शान यानी कि तिरंगा, करीब 7,500 स्क्वायर फीट बड़ा ये तिरंगा दुनिया भर में घूमने के बाद, देश के अंदर लाल चौक पर फहराने के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। HMI के प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन जय किशन के नेतृत्व में ये ध्वज दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। कैमरामैन MA खान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और खबर रटकर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा रिश्ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का असर अब दिखने लगा है। इसी व्यवस्था के तहत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ नेतृत्व कौशल का भी गुण सिखाया जा रहा है। इससे किस तरह छात्राएं हो रही हैं लाभान्वित, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला महाविद्यालय का यह प्रांगण है जहां पर छात्राएं एक कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं और यह प्रयास है महाविद्यालय जो कोशिश कर रहा है बच्चियों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने का, और इसकी जो संरक्षिका कह सकते हैं या आप कह सकते हैं जो नेतृत्व दे रही हैं। ललिता जी, ये क्या है जो बच्चियां कर रही हैं? कुलपति जी द्वारा स्टूडेंट लीडरशिप एंड लाइफ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के नाम से एक पहल शुरू की गई है। उस पहल में हम कोशिश करते हैं कि छात्राओं में नेतृत्व और जीवन कौशल की विभिन्न क्रियाविधियों से उनका परिचय करवा पाएं। और हमारा ऐसा मानना है कि आत्मरक्षा एक सबसे अहम जीवन कौशल है। ये ना केवल आपको बुरे समय में मुसीबत से बचाता है, बल्कि आपको एक कॉन्फिडेंस की भावना भी देता है कि आप बुरे वक्त का सामना कर सकते हैं, और जब आपको पंख मिल जाते हैं तो आप स्वच्छंद उड़ भी सकते हैं। अच्छा है, नेतृत्व कौशल आएगा इन छात्राओं में, जैसा कि ललिता जी ने बताया, अपनी सुरक्षा भी कर सकेंगी जब मुसीबत पड़ेगी। ये जो आप सीख रहे हो, कैसा लग रहा है आपको सीखकर? ये चीज़ सीखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बॉडी फ्री हो रहा है पहली बात, और मुझे बहुत सारे मूव्स भी सिखाए जा रहे हैं जिससे कि मैं अपने प्रोटेक्शन भी कर सकती हूँ, और जिससे कि मेरा बॉडी जितना लॉक था पहले वो थोड़ा ओपन हो रहा है, जिस वजह से मैं फ्रीली अच्छी तरीके से किसी भी टास्क को, किसी भी चीज़ के वर्क को, फिजिकल एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ। ये अपनी सुरक्षा भी कर सकती हैं और साथ ही इनका जो शारीरिक आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज वो भी हो रही है। आप क्या कहोगे जो आप सीख रहे हो? इन्होंने जो कहा मैं उसके साथ आपको पूरा समर्थन देती हूँ इसको। और एक और चीज़ मैं जिसके साथ जोड़ना चाहूँगी, देखिए ये हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए तो है ही, और जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो जंग लगी हुई थी उसको मौका दिया है MMV BHU ने, जिसके द्वारा हम देखिए क्या होती है, हम आपको कॉलेज स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ अपना स्पोर्ट्स मैनेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमें समय आपको फिर जाके हम क्लास करते 6 महीने की, चाहे 1 साल 2 साल जो भी होती है, तो ये 15 दिन का ही समय देकर जो हमारे अंदर ये आपको एक आप कह सकते हैं कि एक आइडिया दे रहे हैं जिससे हम आपको कैरी ऑन करके अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी सोच है ये। सर, ये हमें बहुत चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि अगर कोई हमें मार रहा है तो उससे हमें बचना कैसे है, साथ साथ हम उसे मार भी कैसे सकते हैं, बहुत इंजर नहीं बट थोड़ा बहुत इंजर कैसे कर सकते हैं। जैसे हम लड़कियां हैं तो ये सब लोग जानते हैं कि लड़कियों पे ज़्यादा मतलब ये होता है, डर होता है हर चीज़ की, तो ये हमें बहुत तरह से मदद कर रहा है।
ये इनको मदद कर रहा है, इनकी जो इनर पावर है उसको बढ़ाने में खासा मदद कर रहा है। आप क्या कहना चाहोगे जो मार्शल आर्ट सीख रहे हो? यस सर, ये हमें बहुत ही मदद कर रहा है ये जानने में कि हमारे अंदर भी क्षमता है। अगर कोई हम पे अटैक करता है तो ये बहुत सारे तरीके बता रहे हैं जिसकी हेल्प से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं वहाँ पे। नारी शक्ति का जो प्रमाण है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये खुद भी अपनी मेहनत से खुद शक्ति पा रही हैं, खुद को शक्तिशाली बना रही हैं और ये कोशिश है इनकी कि अगर किसी तरह की मुसीबत आती है तो ये अबला नहीं साबित होंगी, बल्कि उनको दिखा सकेंगी कि नारी शक्ति क्या होती है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, महिला महाविद्यालय, BHU वाराणसी। और आइए बात करते हैं परंपरा और विरासत की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम जारी है। इस भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को विराजमान करेंगे, पर उससे पहले ही शहर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। पूरे शहर में त्योहार जैसी चहल पहल है, जिसके चलते शहर में कई सारी विकास परियोजनाएं भी चल रही हैं, जिसमें लोगों को अच्छा खासा रोजगार कमाने का मौका भी मिल रहा है। चंदन टीका हो गया 8 महीना हमको करते हुए। जय श्री राम का चंदन लगता है बाबूजी, जो इच्छा प्रेम होते देते हैं, नहीं इच्छा प्रेम होते तो नहीं देते हैं। कोई दबाव नहीं डालते हम लोग। पहले हम लोग गाइड का काम करते थे, अभी भी करते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं, जो मेन मंदिर का दर्शन कराते हैं, जहां मोदी जी ने शिला पूजन किया था 2020 में 5 अगस्त को, जो नया राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को अब की होगा। तो हम लोग ये मेन मंदिर घुमाते हैं। जो माता सीता जी का कनक भवन है, राजा दशरथ जी का महल है, प्रभु हनुमान जी का गढ़िया हनुमान जी का है, ये सारा मेन मंदिर जो है हम लोग मेन मंदिर का दर्शन जानकारी देते हुए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो मिल जाता है वो भी घुमा देते हैं इसको, फिर उसके बाद चंदन लगाने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आगे ये लगा कि भगवान का नाम भर दिन में हजारों बार लेते हैं, जय श्री राम का, और जो 2 रुपया 4 रुपया मिलता है उससे अपना भोजन पकाई कर लेते हैं। ज़्यादा लोग आने लगे हैं तो चंदन टीका वाले का भी काम बढ़ गया है। लोग चंदन टीका भी बहुत ज़्यादा लगाने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी लगाने लगे हैं। जिनको पढ़ने का समय है वो भी उनके गार्जियन यही काम करा रहे हैं। तो अयोध्या में उत्साह जैसा माहौल है। सिक्किम से अपनी यात्रा पूरी करके धार्मिक गुरु दलाई लामा आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे, जिनसे मिलने और उनकी बस एक झलक पाने के लिए लोगों का तांता लग गया। वहां आई हुई भीड़ इस बात का सबूत है कि लोग उनसे भावनात्मक रूप से काफी जुड़े हुए हैं। यह है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर की फेमस मोनेस्ट्री सैयद गोएद मोनेस्ट्री। यहाँ इतनी सुबह सुबह लगा हुआ लोगों का जमावड़ा देखकर शायद आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ आज बौद्ध धार्मिक गुरु दलाई लामा आए हैं, जिनसे मिलने और उनकी वाणी सुनने के लिए यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। धार्मिक गुरु दलाई लामा यहाँ उपदेश देने के लिए सिक्किम से यात्रा करते हुए आ रहे हैं। वह सिलीगुड़ी में एक रात रुकने के बाद फिर शुक्रवार को बोधगया के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके पावन प्रवचन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को सुबह जल्दी आकर यहाँ बैठना पड़ा। प्रवेश द्वार सुबह 4:30 बजे खुल गए थे। ठंड होने के बावजूद यहाँ लोगों की भीड़ धार्मिक गुरु दलाई लामा के प्रति लोगों की भावना को व्यक्त करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। सिडनी के माउंट अन्नान में घरों और सड़कों पर तरह तरह की सजावट की गई है। इस जगमगाती सजावट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। घर, सड़क, गलियां। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में ये सजावट क्रिसमस की तैयारियों से जुड़ी है। सिडनी के माउंट अन्नान में इस जगमगाती सजावट का श्रेय जाता है स्थानीय निवासी ब्रायन कैर को, जिन्होंने अपने स्वान सोना एवेन्यू पर लाइटिंग की परंपरा शुरू की और फिर पूरा क्षेत्र हर साल क्रिसमस के अवसर पर रोशनी में नहा उठता है। ये सभी को खुश करने वाला है। हम इसे समुदाय के लिए करते हैं।
छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर खुशी देखना अमूल्य है। यह वास्तव में हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए हम इसे हर साल करते हैं। माउंट अन्नान में सजावट का दौर क्रिसमस से बहुत पहले अगस्त में ही शुरू हो जाता है और फिर क्रिसमस आते आते सजावट इतनी हो जाती है कि लोग इसे देखने के लिए यहाँ पहुँचने लगते हैं। यह आश्चर्यजनक है। यह एक पारिवारिक परंपरा है जिसे हम हमेशा करते हैं। हम पहली बार यहाँ आए हैं। मुझे लगता है कि यह बच्चों के लिए वास्तव में उम्दा और जादुई है। पश्चिमी देशों में क्रिसमस का खास उत्साह होता है। इस दौरान कई स्थानों पर की जाने वाली सजावट देखने योग्य होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर हटकर में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।